अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, SOFP और नोट्स बहुत है एक सवाल, फिर भी मैं एक एहतियातन कल और करा दूंगा अखलाकन। अब कराता हूं SOCI और नोट। स्प्रिंग 20 पढ़ लें, स्प्रिंग 2020, मिंट लेमनेड लिमिटेड। स्प्रिंग 2020, मिल गया सवाल, पढ़ लें। हाँ जी, पढ़ लें तो करूं। सवाल की रिक्वायरमेंट 8 नंबर SOCI और 12 नंबर टैक्स का नोट। तो SOCI बनाने का तरीका बिल्कुल SOFP जैसा कि जिस आइटम के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो आउटर कॉलम में लिख लें और जिसमें एडजस्टमेंट है वो एडजस्ट करके लिख लें, तो बस हो गया। चलो करते हैं।
अच्छा पिछली क्लास वाले में क्या था कि उसने बैलेंस शीट बना के दी हुई थी, तो हमने उस बनी हुई बैलेंस शीट को ठीक किया था। अब क्या है कि ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, तो बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट। स्प्रिंग 20, और ये नया नया कोरोना आया था तब, इसके बाद ही आया था मेरे ख्याल में, है आ गया था, हाँ इसके बाद आया था। पार्ट ए, रेहान मैंने वॉल्यूम काफी कम किया हुआ, इसके बाद तो बंद ही है वॉल्यूम। कंपनी का नाम है ना, बंद ही हो गया वॉल्यूम बिल्कुल। कंपनी का नाम क्या है? मिंट लेमनेड लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income for the year ending December 31, 2019। एसओसीआई का फॉर्मेट तो आप कंसोलिडेशन कर करके अब तो आंखें बंद करके भी बना सकते हैं। सबसे पहले सेल्स की फिगर जो ट्रायल में है वो सही है या उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट है? सेल्स, फॉलोइंग इश्यूज हैव बीन नोटेड, इनमें कहीं सेल्स के बारे में कुछ कहा हो? नहीं, तो जो ट्रायल में सेल्स आ रही हैं वो सही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में कोई एतराज? ट्रायल में जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नीचे कहीं पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में कोई एतराज नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ठीक है। 1320। ग्रॉस प्रॉफिट 1 है 1180। इसके बाद क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के बारे में सवाल में कोई? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के बारे में कोई एतराज? 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, कोई मसला नहीं। तो फिर ट्रायल में जो है वो ठीक है। कितनी? 200। फिर एडमिन एक्सपेंसेस, हाँ इसमें मसाइल ही मसाइल है, क्योंकि आगे जितनी भी बातें की हुई हैं वो सब एडमिन एक्सपेंसेस को ही इफेक्ट करेंगे। और फाइनेंस कॉस्ट के हवाले से कोई? जी हाँ जी, फाइनेंस कॉस्ट के हवाले से मसला वाकई है, पक्की बात। फाइनेंस कॉस्ट है ही नहीं, फाइनेंस कॉस्ट मसला कोई नहीं है, नहीं है मसला। क्यों नहीं है? डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड है। अच्छा हाँ, अच्छा चले, सही कह रहे होंगे। तो फाइनेंस कॉस्ट भी फिर कितनी है? 48। और क्या आता है? अदर इनकम। अदर इनकम में कोई मसला?
हाँ इसमें है मसला। अच्छा एडमिन एक्सपेंसेस ना ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन ज्यादा चीज है इसलिए मैंने वर्किंग कह दी। इसको भी ब्रैकेट में करना है वो भी ठीक है, चलो ब्रैकेट में कर देता हूं। एक तो ये कि अदर इनकम ट्रायल में ही एक से ज्यादा है। ओहो डबल वन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, अदर इनकम एक तो ट्रायल में ही एक से ज्यादा है ना। किधर? डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भी एक इनकम ही होती है ना। कैपिटल गेन होता है कोई बेच के प्रॉफिट कमाया है, और अदर इनकम। तो एक तो इन तीनों को मिलाते हैं ना। कितनी है? 30, 36, 50। मसला क्या है इनमें? हाँ जी, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि जो ट्रायल बैलेंस में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है, यानी कोई बिल्डिंग होगी अंडर कंस्ट्रक्शन, इसमें बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की हुई है। कैसे पता कैपिटलाइज की हुई है? जी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड है। ये कैसे पता? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड्स, तो कैपिटलाइज है। तो गलत है क्या? सही है। लेकिन जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है स्पेसिफिक लोन पे, IS 23 बचपन FR1, तो उसमें जो स्पेसिफिक लोन पे इंटरेस्ट पड़ा होता है उसमें से लेस होती है इन्वेस्टमेंट इनकम। तो इसने वो इन्वेस्टमेंट इनकम वहां लेस करने की बजाय अदर इनकम बना ली हुई है। तो क्या करें? अदर इनकम से निकाल देते हैं। और अदर इनकम 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 टैक्सेशन की इंफॉर्मेशन है बस। जी 100 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स कितना है? हाँ जी 32%। 32% लगा दो भाई। 12-13 नंबर रखे हैं उसने इस काम के, तो टैक्स थोड़ी बताना था। पार्ट बी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। OCI है कोई? जी OCI कोई है? हाँ है। पॉइंट नंबर 5, एक ऑफिस बिल्डिंग है जिसको 2019 के शुरू में, हम 2019 पे है ना, 2019 के शुरू में इसको रीवैल्यू किया। इनफैक्ट ना कर सके, करना चाहिए था। और कितनी निकाली गई फेयर वैल्यू? 1200। तो अकाउंटेंट ने इसकी अकाउंटिंग नहीं की, तो हम कर लेते हैं। क्या अकाउंटिंग करें 2019 में? 300 का गेन, लेकिन IS 12 भी मिक्स है सवाल में, तो OCI में हम 300 नहीं लिखेंगे, नेट ऑफ टैक्स करके लिखेंगे। तो OCI में आ जाएगा रिवैल्यूएशन गेन, सवाल में टैक्स भी है ना, जाग रहे हैं? सवाल में टैक्स भी है, तो इसलिए हमने OCI में 300 नहीं लिखना, 300 को 0.68 नेट ऑफ टैक्स करना है। ये जब मैंने आपको टैक्स मिक्स करके रिवैल्यूएशन बताई थी, कितना? 20
4 और मेरे पास जगह नहीं बची, आखिर में आप एक लाइन लिख लें, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। तो इस 8 नंबर के पार्ट में एक ये एडमिन की वर्किंग है बस। क्या उसका एसओसीआई से क्या ताल्लुक है? वो तो चेंजेस इन इक्विटी में एक कॉलम से निकल के दूसरे कॉलम में जाता है ना, एसओसीआई में तो कोई काम नहीं उसका। जागे जागे, इसके नीचे लाइन लिख लें, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम, ये एसओसीआई है। वर्किंग 1 एडमिन एक्सपेंसेस गिवन कितने, एज पर ट्रायल गिवन कितने, 302। पॉइंट नंबर 1 में इसका कोई काम, पॉइंट 1 जी बिल्कुल, बैड डेट की अकाउंटिंग अभी करनी है, क्योंकि बैड डेट अभी राइट ऑफ करना है। अब जब राइट ऑफ करना है तो इसका मतलब बैड डेट एक्सपेंस भी चेंज होगा। देखें, राइट ऑफ करेंगे तो डेटर क्रेडिट होगा, डेटर कम होगा तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी चेंज होगी। तो हमें अभी बैड डेट की वर्किंग करनी पड़ेगी, कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल में पहले से है कोई? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एक ही बात है, 44। सीडी कितना रखना है, 5% ऑफ। जो ट्रायल में आ रहे हैं वो हैं, ट्रायल में तो कैरेट डाउन ही आ रहे होंगे, तो उन पे लगा दे। नहीं, पॉइंट नंबर 1 पहला सेंटेंस, चालीस राइट ऑफ अभी करना है, तो जो ट्रायल में लिखा नजर आ रहा है 1200 वो ठीक नहीं है, है जी। ट्रायल में टॉप पे ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहे हैं तो वो सही है, फाइनल है। नहीं, 40 अभी राइट ऑफ करना है तो पीछे रह गया 1160, इस पे लगेगा 5%, कितना, 58। नजर नहीं आ रहा? खड़े होकर देख लें यार फिर। तो इसको बैलेंस करेंगे तो बैड डेट एक्सपेंस निकल आएगा 54। पॉइंट 1। अच्छा, एसओएफपी के सवाल में क्या ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस, गलत बैलेंस शीट बनी तो गलत बैलेंस शीट, सारी लाइन आइटम्स एसओएफपी के फेस पे लिखें। अगर किसी से रिलेटेड कोई एरर नहीं है तो उसको आउटर कॉलम में लिख दें, एरर है तो ब्रैकेट में ठीक कर लें। सेम काम एसओसीआई के लिए, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, सारी लाइनें मैंने यहां लिख ली, जिसके बारे में एडजस्टमेंट नहीं थी वो आउटर कॉलम में, जिसके बारे में एडजस्टमेंट थी छोटी एडजस्टमेंट ब्रैकेट में कर ली, बड़ी एडजस्टमेंट तो वर्किंग कर ली। ये है फाइनल अकाउंट करने का तरीका। बाकी जो डिस्क्लोजर्स मांगे हुए इस सवाल में ऑल पॉसिबल मांगे, बस सिर्फ टैक्स का मांगा। तो ऑल पॉसिबल मांगे होते तो कैसे फैसला करते कौन कौन से, जिन जिनका इंफॉर्मेशन डाटा दिया होता। वैसे अगर आप मुतमईन हो जाए तो ये आज भी FR2 खत्म है। कल तो मैं सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए एक एसओएफपी का सवाल और एक एसओसीआई का और करा रहा हूं, और जिनको लगता था कि सोसी हमें तो पता नहीं क्या होती है, उनके लिए एक सोसी का सवाल और करा रहा हूं। अदरवाइज कल भी आप समझें कि FR2 खत्म ही है?
लेकिन खैर आए ना, अब मैं आ रहा हूं पढ़ा रहा हूं तो आए ना। आगे पॉइंट 2, इसका कहां क्या इंपैक्ट है? पॉइंट 2, इन एक्सपेंसेस में इसका क्या काम? कोई काम नहीं। अदर इनकम में था, कर लिया। पॉइंट नंबर 3, अच्छा पॉइंट नंबर 3 जो लिखा हुआ है ना, ये इतना अच्छा नहीं है वैसे, लेकिन खैर अगर आप वर्डिंग्स से भी कंक्लूड करेंगे तो सेंस शायद सब एग्री कर जाएं। ट्रायल बैलेंस में एक लिखा आ रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इस नाम से ही लग रहा है कि रिसर्च भी इसी में ही है और डेवलपमेंट भी इसी में ही है। ये क्लियर पता चल रहा है? तो ठीक है, फिर खैर आपको कोई खराब नहीं होगा। पॉइंट 3 में जो ट्रायल में आ रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी अकाउंटेंट ने रिसर्च और डेवलपमेंट दोनों को इकट्ठे रखा हुआ है। पॉइंट 3 समझाता हूं, उससे पहले वैसे ही बता रहा हूं। तो क्या वो डेवलपमेंट को एसेट बना के अमोर्टाइज कर गया होगा? है नहीं ना, तभी तो उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकट्ठे रखा हुआ है। तो अभी कोई डेवलपमेंट पे अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं हुई है। ठीक है, चलो फिर तो ठीक है। पॉइंट नंबर 3, वो कह रहे हैं कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट है रिप्रेजेंट्स, यानी जो ऊपर फिगर है वो यही है, रिप्रेजेंट्स। क्या एक नया फार्मूला बनाना शुरू किया था 1 फेब को, और कैपिटलाइजेशन कंडीशंस पूरी हुई जाके मई में। तो फेब, मार्च, अप्रैल 3 महीने एक्सपेंस, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये कैपिटलाइज। तो एक तो काम ये होगा कि अभी इस वक्त अकाउंटेंट ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट नामी एक अकाउंट ट्रायल में रखा हुआ है, वो इसके अंदर आ रहा है भाई, अलग है ना, तो उसमें तो नहीं आ रहा। तो हम उसमें से एक तो रिसर्च एक्सपेंस यहां ले आते हैं, कितना? उस 180 में से 3 महीने, 180 में से 3 महीने, 3/12 तो तब करें अगर कोई साल की फिगर हो। ये 180 फैला हुआ है 1 फेब से 31 अक्टूबर तक, मतलब 9 महीने। उसमें से 3 महीने तो है ही रिसर्च ना, और बाकी क्या है? डेवलपमेंट। तो उस डेवलपमेंट की अमोर्टाइजेशन आएगी। इस 180 में से डेवलपमेंट कितनी? इतनी। लाइफ कितनी? कितने महीने? ये डेवलपमेंट कैपिटलाइज होगा, 5 साल लाइफ है, और अक्टूबर से आगे नवंबर, दिसंबर 2 महीने के अमोर्टाइजेशन। 4 आखिरी हिचकी सी लग रही थी। अभी कल की क्लास लेते जाते यार। पॉइंट 4, पॉइंट 6, पॉइंट 7। चलें पॉइंट 5 पे गौर करें अगर जाग रहे हैं तो, और खुद ही दिमाग लगा के कोशिश करें कि क्या इसका यहां पर कोई इंपैक्ट है कि नहीं। करें खामोशी से कैलकुलेट करें, अगर है तो क्या।
रीवैल्यू नहीं कर पाए थे तो वो कॉस्ट मॉडल पे ही डेप्शन चार्ज कर गया। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग अंडर कॉस्ट मॉडल हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स, तो वो कम चार्ज हुई है, जबकि हमें इसको 19 के शुरू में ही रिवैल्यू अपवर्ड कर लेना चाहिए था, तो डेप्शन भी ज्यादा चार्ज होनी चाहिए थी, तो जितनी कम चार्ज हुई है वो और कर लेते हैं। तो हम इस पे मजीद डेप्रिसिएशन और चार्ज कर देते हैं 300 पे के 204 पे। सरप्लस तो हम 204 नहीं बना रहे। पीपी में तो 300 जा रहा है ना, वो तो सरप्लस क्रेडिट 204 और डेफर्ड टैक्स क्रेडिट समथिंग है, पीपी तो 300 है, तो उस 300 के ऊपर हमें मजीद डेप्शन चार्ज करनी पड़ेगी डिवाइडेड बाय 12 जी 25। ये हो गए एडमिन एक्सपेंसेस। डबल 45 एडमिन एक्सपेंसेस 445। पीबीटी देखें, फाइव 8-7। बाकी फिर पार्ट बी सॉल्व होगा तो ये इनकम स्टेटमेंट पूरी होगी। इसके बाद इनकम स्टेटमेंट का सवाल कोई नहीं आया था, इनकम स्टेटमेंट का यही था, और एसओएफपी का है एक, वो मैंने सुबह करा दिया, उसके बाद वो शॉर्ट क्वेश्चन ही चल रहे हैं। ये है जी कंपनी अकाउंट्स। चले पार्ट बी करते हैं, आईएस 12 की और प्रैक्टिस आ जाएगी। पार्ट बी की रिक्वायरमेंट है क्या? टैक्स का नोट। चलो अभी आईएस 12 की प्रैक्टिस आ गई, तो पार्ट बी के लिए नोट की जगह छोड़ के वर्किंग टू। सबसे पहला काम करंट टैक्स। पीबीटी ये हमने कर लिया, पीबीटी 587। जी पॉइंट नंबर 1, बैड डेट एक्सपेंस। हमने एक्सपेंस माना हुआ है, टैक्स वालों ने उसको राइट ऑफ को अलाउ करना है, तो बैड डेट एक्सपेंस एड बैक कर देते हैं और राइट ऑफ लेस कर देते हैं। बैड डेट एक्सपेंस और बैड डेट रिटर्न ऑफ। एक्सपेंस कितना 54 और राइट ऑफ 40। पॉइंट 1 डन। पॉइंट 2, ये भी पहले कोई 2 सवालों में हो चुका। हमने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की हुई है, जबकि टैक्स वालों तो उसको एक्सपेंस मानते हैं, तो माइनस कर देते हैं। तो जो बोरिंग कॉस्ट हमने कैपिटलाइज की है वो कर देते हैं माइनस, क्योंकि टैक्स वाले तो उसको कर रहे हैं अलाउ। कितनी 84 माइनस 16। ये हमने एरर था, ठीक कर लिया तो इसलिए अब कैपिटलाइजेशन में ये गया हुआ है, वो टैक्स वाले अलाउ कर रहे हैं, वो माइनस कर लेते 68 ना, हाँ। क्या नहीं, टैक्स वालों ने इसको इनकम बनाना है ना,
तो हमने 84 को एक्सपेंस और 16 को इनकम मानना है, तो 68 को एक्सपेंस मान लिया। अच्छा, ये बाकी लोग भी देखें, ये जो 16 की हमने अदर इनकम कमाई है, टैक्स वाले इसको इनकम मानेंगे ना, तो इसलिए हमने ये नेट को इधर एक्सपेंस बना दिया। क्या सही है बोला? क्या गया? हमने जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया हुआ है टैक्स वालों ने उसको अलाउ करना है, इसलिए हम 84 करेंगे लेस। जो हम 16 को कैपिटलाइजेशन में ले गए टैक्स वालों ने उसको इनकम मानना है, हम करेंगे ऐड, तो हमने नेट लेस कर दिया। पॉइंट नंबर 3, जो हमने एक्सपेंस बनाया हुआ है वो निकाल देते हैं, और टैक्स वाले क्या कर रहे हैं? टैक्स वाले 10 साल पे अलाउ कर रहे हैं, किसको? डेवलपमेंट को, दोनों को मिला के, यानी टैक्स वाले पूरे 180 को 10 पे अलाउ कर रहे हैं। तो जो हमने रिसर्च एक्सपेंस बनाया है वो रिवर्स कर देते हैं 60, जो हमने एमोर्टाइजेशन ली है वो रिवर्स कर देते हैं 4, और टैक्स के मुताबिक R&D 180 डिवाइडेड बाय 10, 18। पॉइंट 4, पीपीई की टैक्स डेप्शन अकाउंटिंग डेप्शन से ज्यादा है, तो और लेस कर देते हैं। ये ठीक है? ये क्या किया मैंने? ये क्या किया? उन्होंने कहा है कि टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्शन कौन सी वाली? ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन बुक्स, उससे 200 ज्यादा है। तो जब हमने 25 मिलियन की डेप्शन और चार्ज करनी है तो फिर अकाउंटिंग डेप्शन बढ़ जानी है। तो टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्शन से 200 की बजाय 175 ज्यादा रह जाएगी, तो ये 175 लेस कर देंगे। ये बात नहीं समझ आया? दोबारा, टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्शन से 200 ज्यादा है, तो क्या करें? इधर 200 माइनस कर दें। लेकिन कौन सी अकाउंटिंग डेप्शन से ज्यादा है? जो बुक्स में रिकॉर्डेड है। तो 25 तो अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड ही नहीं की हुई थी, तभी तो हमने वहां एडजस्ट किया है। तो बुक्स में जो रिकॉर्डेड है, अगर हम उसको 25 बढ़ाएंगे, टैक्स डेप्रिसिएशन है लेट से 500 और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है 300। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं 300 नहीं 325। तो वो जो टैक्स डेप्शन अकाउंटिंग डेप्शन से 200 ज्यादा थी, वो 175 ज्यादा रह गई। पॉइंट नंबर 5, कर लिया ना? पॉइंट 5, तो वो जो रिवैल्यूएशन गेन है वो लेस नहीं करना? नहीं, क्यों? वो ओसीआई आइटम है, हमने तो पीबीटी से शुरू की होती है वर्किंग। पॉइंट नंबर 6, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, माइनस कर देते हैं। कितना था? 50, माइनस कर देते हैं। और
डिविडेंड का टैक्स रेट डिफरेंट है, तो वो भी माइनस कर देते हैं ताकि नॉर्मल का रेट अलग लगा लें। कितनी डिविडेंड इनकम 30, तो टैक्स प्रॉफिट आ गया 324। इसी से आगे चल रहा हूं, करंट टैक्स नॉर्मल 324 पे 103.68 और डिविडेंड पे कितने परसेंट? 15 लें या क्यों? करंट तो इसी साल के हिसाब से होगा 15%। कितने पे? 30 पे। किस पे? 20 पे। क्यों 20 पे? अगर ट्रायल बैलेंस में डिविडेंड रिसीवेबल आ रहा है 10, तो इसका मतलब है डिविडेंड इनकम 30 में से 10 तो रिसीवेबल है, मिला कितना है? 20। तो टैक्स वालों ने रेट लगाना है रिसीव्ड पे, तो इसलिए 20 के ऊपर करंट टैक्स बनेगा। आया समझ? तो 20 के ऊपर करंट टैक्स बनेगा 15% और ये आ गया 3106.68। ये हो गया करंट टैक्स। ले जी आईएस 12 भी साथ साथ रिवाइज हो गया। यहां तक को बहुत मुश्किल काम, बस छुट्टी ठीक है जाए। है अच्छा, ये 2 जुमले ढूंढते जाओ बस। ये करंट टैक्स पे कुछ पूछना है? डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हैं हम। डेफर्ड टैक्स का बीडी बैलेंस दिया हुआ ट्रायल में है कहीं, तो फिर हम डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कैसे निकालें? वो तो डीटीएल क्लोजिंग ओपनिंग दोनों होंगे तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकलेगा ना। तो डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना है ना, तो अगर तो ओपनिंग डीटीएल ट्रायल में आ रहा होता तो हम बस क्लोजिंग डीटीएल निकालते, डीटीएल डीटीए, और डिफरेंस हम फिर वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकाल लेते। लेकिन ओपनिंग डीटीएल डीटीए तो है नहीं, जो क्लोजिंग होगा वही, यानी ओपनिंग 0। क्यों? अच्छा चलें, ये बात की बात है, क्लोजिंग कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग डीटीएल कैसे निकलेगा? कौन कौन से एसेट्स हैं? सबसे मशहूर तरीन पीपीई। किधर है पीपीई? कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्सेबल डिफरेंस, डिडक्टेबल डिफरेंस है कहीं? है? नहीं है। आईएस 12 में मैंने आपको शुरू में बताया था डेफर्ड टैक्स निकालते हुए कि कॉन्सेप्चुअल तरीका कंपनी अकाउंट्स में 2 दफा टेस्ट हुआ है, वो मजबूरन सवाल जिसमें हम आईएस 12 वाला तरीका लगा ही नहीं सकेंगे,
ये उनमें से एक है। डेफर्ड टैक्स नहीं कर सकते कैलकुलेट, क्यों? क्योंकि एसेट्स लायबिलिटीज की है ही नहीं कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस। आपको करंट टैक्स के लिए फॉर द ईयर डिफरेंसेस तो बताए थे, लेकिन कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस तो है ही नहीं एसेट्स की। तो इसलिए इस सवाल में डेफर्ड टैक्स IAS 12 वाले तरीके की बजाय वो कॉन्सेप्चुअल तरीके से कैलकुलेट होगा। बस अब जाओ MFA पढ़ने। तो वर्किंग 3 डेफर्ड टैक्स, अकाउंटिंग की फिगर, टैक्स की फिगर, डिफरेंस, एक्सपेंसेस, इनकम्स। चले जिसने जाना है वो फिर उठ जाए पहले, ताकि है कितना टाइम रह गया। डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना है और टैक्स का नोट बनाना है। 10 को मिनट, 15 मिनट। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। अरे किस्तों में ना उठे ना यार, जिसने जाना है उठे जाए। फिर थोड़ी थोड़ी देर में ख्याल आ रहा है। अच्छा अच्छा। और इसमें क्या तरीका है कैलकुलेशन का? एक्सपेंसेस इनकम्स। तो एक्सपेंसेस क्या क्या है? अच्छा, ये जो कॉन्सेप्चुअल वाला तरीका है ना, ये हमारी करंट टैक्स की वर्किंग से ही हो जाता है। बैड डेट, बैड डेट हमने क्या माना हुआ है? हमारी फिगर क्या है? टैक्स की फिगर क्या है? 40। बोरिंग कॉस्ट हमारी फिगर 0। हमने तो कैपिटलाइज किया है, टैक्स वाले इसको अलाउ कर रहे हैं। हम तो कैपिटलाइज कर रहे हैं ना, हमने थोड़ी इसको एक्सपेंस माना है। ये बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज वाली फिगर है ना, हम तो कैपिटलाइज कर रहे हैं, हम थोड़ी एक्सपेंस मान रहे हैं, टैक्स वाले एक्सपेंस मान रहे हैं। रिसर्च R&D दोनों ही कर लें, बल्कि हम क्या एक्सपेंस मान रहे हैं? 64। टैक्स वाले क्या अलाउ कर रहे हैं? 18। PPE की डेप्रिसिएशन टैक्स एक्सेस है ना, तो इसको छोड़ के इधर कर लेते हैं। टैक्स वाली अकाउंटिंग से ज्यादा है ना, तो इसको 0 करके इधर लिख लेते हैं। और ये लिखना एग्जेम्प्ट नहीं, हमने यहां लिखनी ही वो आइटम्स होती हैं जिन पे डेफर्ड टैक्स है, तो इस पे तो डेफर्ड टैक्स ही नहीं है। डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम हमने माना है 30, टैक्स वालों ने 20। एक्सपेंसेस के लिए टैक्स फिगर माइनस अकाउंटिंग फिगर, -14, 68 पॉजिटिव, 46 नेगेटिव, 175 पॉजिटिव। और इनकम के लिए अकाउंटिंग की फिगर माइनस टैक्स की फिगर 10। और इन सब पे 32, लेकिन डिविडेंड वाले पे डेफर्ड टैक्स
वो फ्यूचर वाला रेट 20। ये पहला वाला क्या 4.48, दूसरा 21.76, तीसरा 14.72, चौथा 56, तीसरा तीसरा नहीं पांचवा, $16.60.56, ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। पार्ट बी, टैक्सेशन। डब्बे बनाने की जरूरत है नहीं। करंट वर्किंग 2, डेफर्ड वर्किंग 3, 106.68 और 60.56, 167.24, चलिए पार्टी हो रहा है पूरा। 419.76 और एंड पे वो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम 623.76। रिलेशनशिप between accounting profit and tax expense. Accounting profit 587, इस पे लगेगा 32%, $187 और क्या क्या आएगा, डिविडेंड के ऊपर लोअर रेट और एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम कितनी 50 पे 32, और डिविडेंड के ऊपर
हाँ जी, कितना? डिविडेंड इनकम कितनी शामिल है इसके अंदर? इसमें 30 शामिल है। उस 30 में से 20 पे 15 लगा है, 10 पे 20 लगा। उस 30 में से 20 पे 15 लगा है, 10 पे 20 लगा है, तो इस पे कितना ज्यादा लग गया? 17, और इस पे 12। तो 20 पे 17 और 10 पे 12। डिविडेंड इनकम इसमें कितनी शामिल है? 30। तो हमने जब इस पे रेट लगा लिया तो उस पूरे 30 पे 32% लग गया। इसमें 30 शामिल है, इस पे 32 लगाने से उस 30 पे 32% लग गया, जबकि असल में उस 30 में से 20 पे करंट टैक्स बना हुआ है 15%, 10 पे डेफर्ड टैक्स बना हुआ है 20%। तो 30 के 2 टुकड़े हो गए, 20 पे 17% ज्यादा लग गया और 10 मिलियन पे 12% ज्यादा लग गया। कितना? 4 पॉइंट इंशाल्लाह टैली होगा। ये आ गए 20 नंबर। चले भाई, ये कोई इनकम स्टेटमेंट का एक सवाल, कल एक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और। अल्लाह हाफिज।